सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और चंचल जी आपको दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। हेल्दी नमस्कार। हाँ, ये हेल्दी नमस्कार क्यों था? वैसे आपको नमस्कार, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। हाँ। अब बताओ कि ये हेल्दी नमस्कार का क्या कारण था? अरे भाई, हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर किसी का वो छूट रहा हो ना कि रोज का व्यायाम छूट रहा है, हाँ। या आलस आ रहा है, तो कहीं याद आ जाए, अरे हाँ वो हेल्दी नमस्कार बोला था, हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है। क्योंकि अगर स्वस्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल, सबसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो दौलत है, हमारी जो पूंजी है, वो हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो सब है। वरना कितना भी कुछ हमारे पास हो, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे पास ऐशो आराम हो, परिवार हो, अच्छी नौकरी हो, मतलब कहने का यही है कि कुछ भी हो, हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे बिना स्वास्थ्य के। हम अपनी उलझनों में, आज पेट दर्द है, आज सर दर्द है, आज बुखार है, अभी बीपी लो है, बीपी हाई है, हम इन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं उलझे रह जाते हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और चलिए, ये बात तो स्वास्थ्य की तो हो गई है, और आज हम बहुत सारी और भी सारी बातें करने वाले हैं। हाँ, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार हम क्या होता है ना, स्वस्थ रहने, डाइटिंग को स्वस्थ रहना समझ लेते हैं। तो स्वस्थ रहना है, लेकिन डाइटिंग से बचना है। यानी कि फिट होने में, स्वस्थ होने में और डाइट करने में क्या फर्क है, इस बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे। थोड़ी सी नहीं, बहुत बातें होने वाली। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे संदेश आए हैं। हाँ, तो हमारे सखाओं ने तो भर भर के लिखे हैं। हम तो अपनी सखियों से भी कहते हैं, आप भी बताइए, आपके लिए डाइटिंग क्या जरूरी है, या आपको लगता है भाई दुबला होना और एकदम से वो कहते हैं ना बड़ा छरारा सा बदन, और फिर उसके ऊपर बड़ी स्टाइलिश साड़ी पहननी, कैसे दिन आ गए हैं, लगभग ठंड के आ ही चले। अब ठंड के दिनों में ही अच्छी अच्छी खाने की चीजें होती हैं, शादियों का मौसम होता है, और तुम बात कर रहे हो भाई डाइटिंग की, तो कैसे चलेगा? एक तरफ डाइटिंग और एक तरफ शादियों का मजेदार खाना, तो कैसे चलेगा भाई? दोनों का बैलेंस हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, यानी कि सर्दियों की शादियों के बारे में भी बात करेंगे। हाँ। और साथ में आज हम घूमने चलेंगे भारतीय विरासत स्थल पर। तो ये है मुंबई नगरिया। जी, मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको समूह। जी, इसके बारे में बात होगी। और कुछ खास दिवस जो हम मनाते हैं, उनका आयोजन किया जाता है, तो इस पर भी बात होगी। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो बातें होती रहेंगी, लेकिन गाने भी बहुत जरूरी होते हैं। चलिए, तो फिर पहले जरूरी काम कर लेते हैं। गली में आई भंवरों की टोली।
में पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। बाहर आ चुकी है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जो कमेंट्स की बाहर है वो आ चुकी है बहुत सारे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना शिक्षा दिवस के बारे में, जो कि हर साल 11 नवंबर को आयोजित किया जाता है। और ये दिन शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसके मद्देनजर बहुत अच्छा मंच है, इस तरह का कार्य करता है। और स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे और प्रमुख शिक्षाविद के रूप में भी उन्हें हम जानते हैं, वो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके सम्मान में ये दिन हर साल आयोजित किया जाता है। जी बिल्कुल। और भारत सरकार ने देश की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदान को मनाने के लिए सितंबर 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया। ये दिन अब्दुल कलाम आजाद को सम्मान प्रकट करता है और मौलाना आजाद को उनके अमूल्य योगदान के लिए 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। और अबुल कलाम का जो जन्म है ये हुआ था 18 नवंबर 1888 को। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, विद्वान और वरिष्ठ नेता के रूप में हम सबके बीच जाने जाते हैं। उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, शिक्षा परिषद यानी कि ASCIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जैसे जो शिक्षा संगठन है, इनकी स्थापना भी की। जी। और इसके अलावा उन्होंने देश में पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर की भी स्थापना की। उनके मार्गदर्शन में ही भारतीय संस्कृति संबंध परिषद जो है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और परिषद सहित कई सारे शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। और कलाम जी, अबुल कलाम आजाद जी ने स्वतंत्र भारत में ग्रामीण गरीबों, लड़कियों, इन सभी को शिक्षित करने के लिए वयस्क साक्षरता यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सब के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल। और मौलाना आजाद ने भारत की शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी किया था। इसलिए ये दिन मौलिक अधिकार और सामाजिक प्रगति के रूप में शिक्षा के महत्व की याद दिलाता है। ये दिन भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। और भारत सरकार मजबूत शिक्षा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्पित है और हमेशा प्रयासरत रहती है ताकि जितने भी छात्र हैं उनको हर तरह से उनका विकास हो, बढ़ावा मिले। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो लिख रहे हैं कि शिक्षा दिवस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। शिक्षा मतलब अंधकार पर ज्ञान का प्रकाश होना। शिक्षा का हमारे कई पड़ाव के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परिकल्पना जरूर करते थे इसकी, और अपनी अपनी जगहों पर बैठकर उन्होंने ये काम किया। जो शिक्षित उसके आगे मूर्ख भी गिर जाता है, ऐसा ये कह रही हैं। और औरतों में हाल ही में ये निरीक्षण पली बड़ी होती है, वो केवल निरर्थ करती हैं, ऐसा कुछ लिखा है, कुछ शब्द इन्होंने ठीक नहीं लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शिक्षा, ये आगे लिखती हैं कि शिक्षा हमें आगे बढ़ने की आशा देती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास शिक्षा का संबल है तो आप कहीं भी बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक हमारे श्रोता ने तो प्रतिज्ञा ली है, वो कहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था को कभी व्यर्थ न जाने देंगे। शिक्षक दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या बात है। इसी तरह से और भी संदेश आ रहे हैं। फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। चलिए। हम तुम, खेल अधूरा
ठुकराएं, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। साथियों, छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं। कहाँ खो गई चंचल? बातचीत करना है भाई, बहुत सारी बातें बतानी है। सर्दियां हल्की हल्की सी, यहाँ पे तो ठंडक सुबह सुबह और रात के वक्त हो रही है। हाँ। हमारे बाकी सभी साथी बता भी रहे थे कुछ वक्त पहले कि हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे अब सर्द हवाएं शुरू हो गई हैं, लोगों ने अपने ऊनी कपड़े भी निकाल लिए हैं और चाय की वो चुस्कियों की भी शुरुआत हो चुकी जो बे टाइम होती है। और भाई अब तक कहते हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा था, जैसे ही त्योहारों का मौसम खत्म होता है शादियों का मौसम शुरू हो जाता है सर्दियों का मौसम आते ही। और इस मौसम में शादी ब्याह के जो उत्सव होते हैं बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है और बड़ा आनंद होता है इसका। और आज का आनंद तो इसलिए दुगना हो रहा है कि हमारे साथी भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत सारी बातें वो लिख कर भेज रहे हैं, लिख के बता रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके जो विचार हैं ये शादियों के मामले में, ज्यादा करके तो एक कॉमन बात है वो हम बाद में आपको बताएंगे जो सब लोग कह रहे हैं उसमें सच में हमें भी बहुत हंसी आ रही है और यकीन मानिए साथियों आप लोगों को भी सुन के बहुत मजा आएगा। बिल्कुल एक आरामदायक सा बड़ा जादुई सा माहौल होता है, खास सजावट होती है। और कहते ना कि खाने पीने का मजा, कपड़े पहनने का मजा और धूप सेकने का एक अलग ही मजा होता है। तो देखो हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सर्दियों की शादियां हर मामले में हर तरह से अच्छी रहती हैं। एक तो सर्दियों में हर तरह का खाना पीना हजम हो जाता है, भोजन जल्दी खराब नहीं होता, सर्दियों में अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं, वरना भारी भरकम साड़ियां, ड्रेस, ज्वेलरी और पसीने के कारण बहुत ही उलझन होती है। दूल्हा दुल्हन की तो बहुत बुरी दशा हो जाती है। तो भाई दूल्हा दुल्हन और जो मेहमान मेजबान सभी के लिए बात है। तो ये जो बातें इन्होंने लिखी ना कि एक ही छोटे से संदेश में सारी बातें शामिल कर ली, जिसमें ओढ़ना पहनना, खाना पीना, नाचना गाना सब शामिल हो गया क्योंकि शादी हो, नाचने गाने की बात ना हो तो पसीना इतना आ जाता है कि जरा हिले डुले नहीं कि पसीने से दरबदर, और यहाँ खूब नाचो, मजा आता है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अच्छा, एक हमारे संदेश ये कह रहे हैं साथी कि भाई जिनकी हो रही है उनके लिए तो रोचक विषय है और अपनी तो हो चुकी है, तो इस दृष्टिकोण में सुनने में ही आनंद है। और शादी के आनंद में व्यंजन लेने की जो बात है वो तो अलग ही। भाई आपकी हो गई है तो इसका क्या मतलब है, जिनकी हो रही है आप उनको भी बता सकते हैं, है ना,
कि क्या क्या मजे लिए जा सकते और शादी के बारे में एक कहावत हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भाई शादी का लड्डू ऐसा है जिसने खाया वो पचता है, ना खाए वो पचता वो है। भी बचता है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी तो हो गई? हाँ, तो बात को विस्तार से लिखिए। हाँ, बात को विस्तार से लिखिए। और आपने तो कई अब हो चुकी है तो कई सारी शादियां आपने अटेंड भी करी होगी, तो क्या वहां पे मजाकें हुई, क्या बातें हुई, कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद है और घर में उस बात को याद करके आप लोग अभी भी हंस पड़ते हैं? तो ऐसी बात हमें जरूर लिख भेजिए। बिल्कुल दीपा, कुछ शादियां इतनी यादगार होती हैं कि जब भी हम अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ अगली किसी शादी में मिलते हैं तो फला किसी एक शादी का जिक्र जरूर निकल आता है। तो ऐसी अगर कोई आपकी याद जुड़ी है किसी शादी विवाह के फंक्शन के साथ में, और खास तौर पर जो सर्दियों में हुई थी, तो जरूर हमारे साथ साझा करिए। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, सर्दियां और शादियां इन दोनों का गहरा संबंध है। जहां सर्दियां आई और शादियों का सीजन चालू हो जाता है। सर्दियों में मौसम बड़ा सुहावना होता है, खान पान का अलग ही आनंद होता है, शॉल स्वेटर की बहार होती है। इसके अलावा अलाव जलाकर ठंड में भी मजा लेते हैं। मेरी बेटी की शादी भी फरवरी में हुई थी, तो सर्दियों की शादी का मजा लेंगे। अभी तो तैयारी का मजा ले रहे हैं। क्या बात है। तो ये बढ़िया है कि शादी की तैयारियों का मजा ले रहे हैं। फिर बाद में हमें ये जरूर बताइएगा कि शादी कैसे हुई है जी, और क्या क्या मजे आपने वहां लिए और क्या क्या बढ़िया से व्यंजन खाए, वो भी हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, एक और संदेश है, वो कहता है कि उसमें सर्दियों की शादियां, उसमें सुंदर दिखने की चाहत, कहने के लिए तो सिर्फ ये बात महिलाओं पर लागू होती है, पर अब ऐसी बात नहीं है। अब सुंदर दिखने या सुंदर बनने के होड़ में पुरुष भी कम नहीं है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। और हाँ, हम थोड़ा सा कुछ स्टेप आगे रहती हैं, मेकअप, भारी जेवर और सर्दियों की शादी विवाह में उपयोग में ले जाते हैं और मौसम के अनुरूप से ये ठीक भी होता है। पर कई बार बहुत सर्दी में भी लोग गर्म कपड़े नहीं डालते क्योंकि उनके कपड़े, ड्रेस डिजाइन और हेयर स्टाइल उन्हीं कपड़ों में छुप जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी इस कपड़े में भी अपना सलोना खूबसूरत व्यक्तित्व नजर आता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसे निखारते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो कहा ना कि कई बार स्टाइलिश कुछ कपड़े हमने पहने हैं कि ड्रेस का डिजाइन ना दब जाए, या हमने कोई स्टाइलिश अपनी चोली ब्लाउज सिलवाया है तो उसका कहीं डिजाइन ना छुप जाए, उसके चक्कर में बहुत सारी महिलाएं और स्लीवलेस भी कई बार पहनती हैं। और ठंड लग रही है, बिल्कुल रोंगटे खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फैशन के चलते स्वेटर नहीं पहनती हैं। तो आप शादी ब्याह का आनंद लीजिए, लेकिन सेहत की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिल्कुल जरूरी है भाई। और ये पसंद की बात है। जैसे हमारी सखी ने लिखा कि ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप वो स्वेटर भी या आप कोई शॉल भी इस तरह से डाली हुई है कि आपका व्यक्तित्व कुछ अलग ही नजर आए, तो फिर भाई क्या बात है ना। कुछ तो स्टाइलिश शॉल स्वेटर इतने अच्छे आते हैं ना कि आपने उन्हें भी पहना तो लगेगा कि जो आपके नीचे कोई ड्रेस आपकी छुप गई, दब गई, तो वो जो शॉल या स्वेटर आपने डाला है वो आपको बहुत, आपके जो व्यक्तित्व को लुभावना बना देता है, आपको आकर्षक दिखने में बना देता है। बिल्कुल। और सर्दियों में होने वाली शादी मौसम के हिसाब से गर्मा गर्म और स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद लेने का भी ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर है ना भाई। यहाँ पर तो यह है कि चाय तो निरंतर चलती रहती है, है ना। कई लोग अभी आजकल देखा है हमने शादियों में गर्म पानी भी मंगाते क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो ठंडा पानी पीने में तो फिर वापस से सब लोग कहते हैं ना कि हाय मर गए, फंस गए इस तरह से बातें होने लग जाती है। तो गर्म पानी भी अब देखते हैं कि गर्म पानी भी दिए जाते हैं, बाकायदा सर्व करते रहते हैं वहां पर। और चाय कॉफी की चुस्कियां चलती रहती हैं। और जो गर्म गर्म जो व्यंजन होते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया या गर्मा गर्म कोई मालपुए जैसी चीजें हो गई, तो इस तरह से खाने का जो मजा है। और दीपक कुछ व्यंजन है ना, सरसों का साग, मक्के की रोटी, और उसकी वहां पर जहाँ पे मक्के की रोटी या अलग अलग टाइप की जो रोटियां सेकी जाती ना, देखते हैं हम वहीं जाकर के खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े कहीं पे कंडे पे सेकी जाती है। तो कहीं पर कुछ अलग ही तरह के आजकल के स्टोव आने लगे हैं। और क्या होता है ना कि कुछ तैयार पकवान पहले से किए जाते हैं, तो 2-3 दिन पहले से ही घरों में, गांवों की अगर हम बात करें, छोटे शहरों की बात करें, तो 2-3 दिन पहले ही भट्टियां लग जाती हैं। हाँ जी। तो वहां रात भर कोई ना कोई बैठा रहता है और वहां जो शादी ब्याह में आए हुए लोग हैं, मेहमान हैं, उनका एक जमघट सा उस भट्टी के आगे लगा रहता है। इधर पकवान बन रहे हैं, इधर जो आए हुए सगे संबंधी लोग हैं वे बहुत दिन बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहां गपशप भी चलती रहती है, हमारी बातें चल रही हैं। अगर साथ में
एक गाना सुन ले और एक सुनवा दें। गाना और सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। यहाँ सिर्फ एक बात जो दिमाग में आ रही थी कि आजकल बड़े स्टाइलिश अलाव भी लगाए जाते हैं। हाँ, और उसके आसपास बड़े झूमर से लगा करके बहुत स्टाइल से एक जैसा बीच बीच में पड़ाव बना देते हैं कि अगर आपको बहुत ठंड लग रही है तो आप यहाँ पर आके खड़े हो सकते हैं। तो वो भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं, कैमरा है, तो वीडियो शूटिंग भी करनी होती है, तो भाई इसको और सुंदर दिखाने के लिए सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम भी तो कुछ एक नाचना गाना इस बात पे तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है। बहुत सारे संदेश इस पर आ रहे हैं जो सर्दियों की शादी वाली बात है। हमारे एक श्रोता का संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ। मेरी शादी भी ठंड में ही हुई थी, फरवरी में, और मैं मंडप में बैठी ठंड से कांप रही थी, पर मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी। तब मेरी बुआ मेरे पास ही जो बैठी हुई थी, अचानक उन्होंने मुझे पकड़ा तो उन्हें मेरा कंपन समझ में आ गया और वो जल्दी से मेरी एक कजिन का शॉल लेकर आ गई और मेरे घूंघट के ऊपर इसे डाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हन के जो कपड़े हैं वो तो बहुत खास होते हैं, तो दुल्हन तो स्वेटर बिल्कुल नहीं पहनती। हालांकि इनके साथ नहीं मालूम कि उन्होंने पहना हुआ था या नहीं, लेकिन इनकी बुआ जी ने इनका ध्यान रखा, ये बहुत अच्छा किया। आगे एक संदेश है कि सर्दियों की शादी, बाप रे बाप, बहुत टेंशन की बात है। अब शादी के कपड़े लें या पहनने के लिए स्वेटर और शॉल लें। लोकल हो तो फिर भी बात अलग है, अगर कहीं बाहर जाना हो तो लगेज का भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हमें 20 को एक शादी में गुड़गांव जाना है और रोज ही बड़ी टेंशन हो रही है कि पैकिंग किस तरह से की जाए। अरे भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक तो बाहर निकलने के लिए यूं ही बड़ा सामान हो जाता है, ऊपर से शादी सर्दियों में है तो उनके कपड़ों का बैग हमें अलग से बनाना पड़ता है। तो बिल्कुल ये बात तो सही लिख रही हैं भाई, ये बात तो है। अच्छा, एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा है, वो कहते हैं कि महिलाओं को तारीफ सुनने की गर्मी इतनी रहती है कि सर्दी में शादी में शॉल स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये मजाक हमेशा
हमेशा अपनी पत्नी से कहते हैं, पर भाई देखिए पत्नी श्री को आप कर दीजिएगा, मजाक हर जगह ना करिएगा, कहीं भारी ना पड़ जाए। ऐसा भी होता है ना। हमारे श्रोता का संदेश है, मुझे सर्दियों की शादियां बड़ी पसंद हैं। ठंड में खाने में दुग्धजन्य पदार्थों का सेवन करने में एक अलग ही मजा होता है। ऊपर से गर्म कपड़े पहनने, गर्मी में अगर कपड़े पहनने हो भारी भरकम तो पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन ठंड में आप वुलन पहन सकते हैं। बारात में ठंड में अगर नाचना हो तो इसका मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। अच्छा, ये इसी तरीके से हमारी एक सखी लिखती हैं कि आजकल शादियों में ये हल्दी, मेहंदी, लेडीज संगीत, इस तरह की बहुत सारी थीम वाली शादियां होती है ना। तो हल्दी का जो समारोह है, हल्दी जो फंक्शन होता है वो धूप में होता है, गुनगुनी धूप में होता है, तो उसमें हमें बहुत मजा आता है। ये एक संदेश हमारी सखी ने लिख भेजा था। एक और श्रोता का संदेश है, ठंड का मौसम बहुत सुहावना होता है। गर्मियों की उमस से हमें राहत मिल जाती है और इसीलिए शादी की रस्में और समारोह का पूरा आनंद हम इस मौसम में ले पाते हैं। लोगों को भारी भरकम और स्टाइलिश कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है, जैसे कि शॉल, जैकेट, गर्म परिधान जो भी होते हैं। ये बात तो सही है। ये इन्होंने पुरुषों के बारे में भी लिखा है कि जो भारी भारी जैकेट है ये भी उन्हें पहनने को मिल जाते हैं। कई बार ब्लेजर है, कोट हैं, ये रखे ही रहते हैं अलमारियों में, सिर्फ वो कवर में डले हुए, जिन्हें कभी पहना नहीं जाता। लेकिन क्या करें ना चंचल, ये होते ही इतने भारी भरकम, ये इस मौसम के अलावा पहने ही नहीं जा सकते। और गर्मियों में शादी हो तो भी नहीं पहन सकते उन्हें। बिल्कुल सही बात है। तो सर्दियों में ने एक मौका दिया होता है इन कपड़ों को निकाल कर धूप लगाने का और फिर से पहन लेने का। हाँ, और अब एक मौका आया है अंतराल लेने का। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी चंचल? हमने खाने पीने की, नाचने गाने की, खान पान की और मतलब कहते हैं कि तरह तरह के कपड़े भारी भरकम पहनने की बहुत सारी बातें की। हाँ। मुझे शादी की बातों से याद आई उपहार की बातें। शादी में उपहार लिए भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं। तो सर्दियों की शादी के जो उपहार हैं वो भी बड़े खास होते हैं। जैसे कंबल दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, हैंड वार्मर है, हॉट जार है। तो जो उपहार है ना वो भी मौसम के हिसाब से होते हैं। बड़ा आनंद आता है इन शादियों का। और अब ऐसे ही एक गीत का आनंद ले लिया जाए। चलिए।
हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में जब शादियां होती हैं तो उनका एक अलग आनंद होता है। इसी तरह से जो मुंबई आते हैं पर्यटक घूमने के लिए, तो ये मौसम जो है ना सर्दियों का, खास तौर पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा होता है। वैसे तो 12 मौसम यहाँ मौसम अच्छा ही रहता है, यहाँ पे वो चिपचिपाहट वाली गर्मी इन दिनों में नहीं होती। हाँ, क्योंकि यहाँ ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है, तो जो खास तौर पे ठंडे प्रदेशों से लोग आते हैं घूमने, तो उनको बहुत तो कड़क ठंड है, उससे थोड़ी सी राहत भी हो जाती है और सुहावना सा मौसम होता है, चिपचिपा मौसम होता नहीं है। और यहाँ की कुछ जो खास इमारतें हैं, और इसीलिए तो ये शहर जो है इसकी कुछ इमारतों के कारण धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो इसी की आज हम बात कर रहे हैं। तो मुंबई का जो विक्टोरियन गॉथिक और डेको आर्ट असेंबल है, ये विश्व धरोहर स्थल है जिसमें 19वीं सदी की विक्टोरियन गॉथिक सार्वजनिक भवन और 20वीं सदी के बने हुए आर्ट डेको इमारतों को शामिल किया गया है। और ये इमारतें ओवल मैदान के चारों तरफ बनी हुई हैं, जहां पूर्व में गॉथिक और पश्चिम में डेको कुछ संरचनाएं हैं वो बनी हुई हैं। मुंबई को विश्व स्तर पर व्यापार का केंद्र बनाने के बाद इस शहर ने 19वीं सदी के शुरुआत में एक बहुत महत्वाकांक्षी शहरी नियोजन परियोजना के लिए बड़ा क्रियान्वित किया था। ये परियोजना जो हुई थी इसकी जी, ये बहुत क्रियान्वयन हुई और इसी के कारण ओवल मैदान की जो खुली जगह के चारों तरफ सार्वजनिक भवनों का निर्माण वो हो पाया था जी। और ये ओवल मैदान बहुत प्रसिद्ध जगह है मुंबई की, है ना। तो ये निर्माण कार्य विक्टोरियन नव गॉथिक शैली में और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आर्ट डेको शैली में हुआ। विक्टोरियन समूह में जलवायु के अनुकूल भारतीय तत्व शामिल है, जिनमें बालकनी और बरामदे भी हैं। आर्ट डेको इमारतें इस अपने सिनेमा घर और आवासीय भवनों के कारण भारतीय डिजाइन को आर्ट डेको कल्पना के साथ मिश्रित करती हैं, जिससे एक अनूठी शैली का निर्माण होता है, जिसे इंडो डेको कहा जाता, मतलब इंडियन डेकोर के हिसाब का है वो। और जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं वो जरूर जानते होंगे इस बात को कि जिसे हम साउथ मुंबई के नाम से जानते हैं, उस जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखते ही बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि शायद हम भारत में नहीं हैं, हम विदेश में लंदन या इंग्लैंड में घूम रहे हैं। बहुत सारी इमारतें कुछ इसी तरह का, उनका जो बनावट है, जो उनकी संरचना है वो इस तरह की लगती है। और ये जो दोनों ही समूह हैं 19वीं और 20वीं सदी के दौरान मुंबई में हुए आधुनिकीकरण के चरणों की गवाही देते हैं। और ये है मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको समूह। मुंबई के शहरी विकास को की जो दो लहरें हैं, उन्होंने इस शहर को एक किलेबंद व्यापारिक चौकी से भारत का पहला व्यापारिक शहर भी बना दिया था इसे। हाँ बिल्कुल। और पहले विस्तार में 1880 के दशक में विक्टोरियन गॉथिक सार्वजनिक भवनों के एक समूह का निर्माण और अंडाकार मैदान का निर्माण शामिल था। फिर दूसरा विस्तार 20वीं सदी के प्रारंभ में बैकवे रिक्लेमेशन स्कीम के रूप में किया गया, जिसे बॉम्बे का आर्ट डेको आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन भवनों और मरीन ड्राइव समुद्र तट के निर्माण के साथ पश्चिम की ओर विस्तार का एक नया अवसर प्रदान किया था। आज ओवल मैदान के पूर्वी भाग में विक्टोरियन गॉथिक इमारतों का एक शानदार समूह है और पश्चिम भाग में आर्ट डेको इमारतों का एक प्रभावशाली समूह है, जो 1947 में आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए मुंबई में हुए आधुनिकीकरण के चरणों का प्रमाण है। शहर की तुझको चल सैर करा दूं, बंबई शहर की तुझको चल सैर करा दूं, आ तेरी हर एक शिकायत आज मिटा दूं, आ तेरी हर एक शिकायत आज मिटा दूं, बंबई शहर की तुझको
टॉकीज में आपसे मुखातिब होंगे फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेलुलॉइड पर, और सिनेमा ऐसी जगह है, ऐसा जगत है जहां पर हम अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो हजारों करोड़ों के सामने रखते हैं। वो बताएंगे अपनी जिंदगी की यात्रा के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। कई इंटरेस्टिंग वाकया भी हुए इस दौरान, लेकिन बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बॉम्बे टॉकीज शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो हम बात कर रहे थे मुंबई शहर के बारे में। हाँ। और गीत भी तुमने बड़ा अच्छा सुनवाया दीपा। बम्बई शहर की कोशिश करिए कि सैर करा दी। हाँ, और विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको, ये दोनों ही शैलियां समय के साथ साथ यूरोपीय और भारतीय मानवीय मूल्यों के महत्वपूर्ण आदान प्रदान को हमें दिखाती हैं। भव्य सार्वजनिक भवनों के विक्टोरियन संयोजन और गॉथिक पुनरुत्थान तत्वों को भारतीय तत्वों के साथ मिलाकर जो चीजें बनाई गई ना, यानी कि स्थानीय जलवायु के अनुरूप जो बालकनियां तैयार की गई इन इमारतों में, बरामदों को भी शामिल किया गया और इस तरह से इंडो गॉथिक शैली का निर्माण किया गया। हाँ जी, बिल्कुल। और मुंबई की प्रतिष्ठित सिनेमा हॉल और अपार्टमेंट इमारतों की आर्ट डेको इमारतों ने भारतीय डिजाइन को आर्ट डेको छवियों के साथ मिश्रित किया और एक अनूठी शैली का निर्माण किया जिसे इंडो डेको के रूप में जाना गया। इसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। और मुंबई में ओवल मैदान के चारों ओर जो इमारतें बनी हैं, जिनमें पूर्व में गॉथिक, पश्चिम में आर्ट डेको संरचनाएं हैं, जिसके बारे में पहले भी हमने जिक्र किया। इनमें कुछ प्रमुख इमारतें जो शामिल हैं वो हैं मुंबई का उच्च न्यायालय, मुंबई विश्वविद्यालय, फोर्ट का जो परिसर है, इसके अगल बगल जो भी इमारतें बनी हैं वो। ये दोनों जो इमारतें हैं इस तरह की 19वीं सदी की गॉथिक शैली का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और मुंबई के ऐतिहासिक स्थलों में राजाबाई क्लॉक टावर, जो विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला का प्रतीक है, इसे भी जो आते हैं यहाँ घूमने वो जरूर देख सकते हैं। और सिटी सिविल और सत्र न्यायालय भी हैं, विक्टोरियन गॉथिक शैली की इमारतें हैं जी। और मुंबई का इरोज सिनेमा, ये तो बहुत प्रसिद्ध सिनेमा है भाई, और ये एक आर्ट डेको इमारत है जो वास्तुकला के लिए मानी जाती है। मुंबई महानगर में कई निजी स्वामित्व वाली जो रहने वाली आवासीय यानी इमारतें भी हैं जो 20वीं सदी के आर्ट डेको शैली को दर्शाती हैं। मरीन ड्राइव क्षेत्र में कई आर्ट डेको इमारतें हैं जिनमें केवल महल, कपूर महल, जावर महल जैसी इमारतें शामिल हैं। इसके अलावा रीगल सिनेमा, मोटा भाग हवेली और करीम बिल्डिंग, ये सब भी शामिल है। और मुंबई का जो विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल है, इसे 30 जून 2018 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में जोड़ लिया गया था। ये शहरीकरण का एक महत्वाकांक्षी परियोजना को हमें बताता है जो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान मुंबई के आधुनिक जो चरण थे उनको संजो कर रखता है। तो चंचल, जैसे आप अभी बता रही थी ना कि एक हिस्सा कहलाता है साउथ मुंबई, तो आपने तो हमारी कल्पनाओं में, हम बैठे तो यहाँ है स्टूडियो में, लेकिन एक साउथ मुंबई की सैर करा दी। सैर करते करते एक गीत भी सुन लेते हैं। बिल्कुल। वो चले, हाँ वो चले, वो चले झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के वो चले, हाँ वो चले, हाय वो चले झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल वो ले गए हैं मुझे राह में बिठा के वो चले। कोई उनसे इतना कह दो मैं उन्हीं का हो
उन्हीं का हो चुका हूँ, उन्हें क्या मिलेगा आखिर मुझे इस तरह जला के वो चले, हाँ वो चले, है वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल वो ले गए हैं, मुझे राह में बिठा के वो चले। न बुझेगी बादलों से, न बुझेगी आंसुओं से, न बुझेगी आंसुओं से, न बुझेगी बादलों से, न बुझेगी आंसुओं से, न बुझेगी आंसुओं से, मेरे दिल की धड़कनों में गए आग जो लगा के वो चले, हाँ वो चले, हाय वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल वो ले गए हैं, मुझे राह में बिठा के वो चले। भाई झटक के दामन चले जाना, ये तो अदा है सुंदरता की। तो भाई सुंदरता आपकी, अगर आप सुंदर दिखने की चाह में कई बार डाइटिंग जो शुरू कर देते हैं तो वो सुंदर नहीं रह जाते हैं। फिर कई बार छरहरी दिखने की जो आशा है, फिर वो इतनी हड्डियां दिखने लगती हैं शरीर पर, और जो इम्यूनिटी कम हो जाती है शरीर की, कई बार हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा कहीं हमारे साथ भी किसी के साथ ना हो, इसीलिए हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और देखिए ये चाहत किसी की क्यों नहीं होती है, बहुत से लोगों की होती है। और अगर इसमें अगर ये है ना ऐसी चाहत कि भाई मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, दुबली दिखूं या दुबला दिखूं, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बुराई ये है कि आप उस चक्कर में कुछ इस तरह से फैड डाइट्स ना अपनाने लगे या बिल्कुल ही खाना ना छोड़ दें, वो गलत ना, वो चीज ना हो हमारे साथ। तो यही बात हम अपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं, एक समय खाना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको समझना ये है कि किस चीज को खाना शुरू करना है और किस चीज को खाना छोड़ देना है या उसे कम कर देना है। एक समय सारणी बनानी होगी। एक तो बेवक्त कभी भी खा लिया, किसी भी समय खा लिया और कुछ भी खा लिया, ये चीजें हमारे सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक बहुत सारे संदेश आए हैं, हमारे साथियों ने अपने अपने विचार इसमें साझा किया है। जैसे एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुंदर दिखने की चाहत और डाइटिंग एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि स्वास्थ्य, आहार और संतुलित वजन से आपकी त्वचा चमकदार और आकर्षक दिखती है। इसमें त्वचा के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हमें फल सब्जियां जैसे कि विटामिन सी वाले खट्टे फल, एवोकाडो, गाजर, शकरकंद, विटामिन ई और ओमेगा 3 से भरपूर बादाम, अखरोट और चिया सीड्स को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हाइड्रेटेड रहना और शक्कर और धूम्रपान जैसी आदतों से बचना बहुत जरूरी है। हमारे श्रोता का संदेश है कि बचपन में जब हम खाना नहीं खाते थे तो हमारी दादी नानी कहा करती थी कि रात को खाना खाकर सो, नहीं तो चिड़िया के बराबर शरीर से मांस कम हो जाएंगे। और तब डर के मारे हम खा लिया करते थे कि शरीर से कहीं कुछ घट ना जाए। यहाँ पर सुंदरता की बात नहीं थी, शरीर में कहीं कुछ कमी ना हो जाए। तो ये बात हर समय हम सब पर लागू होती है और कितनी सही और सटीक बात ये हुआ करती थी। आज सारे डाइटिशियन, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि रात के समय खाना थोड़ा कम खाइए। डाइटिंग का ये बहुत अच्छा सूत्र है। सुंदर दिखने की चाहत में डाइटिंग के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। ये बात बहुत सही लिखी है उन्होंने कि लेने के देने ना पड़े, इसलिए आप एक मैनेज करिए। आप सलाद, फल, फ्रूट्स, जूस, इन चीजों को ज्यादा खाइए। बिल्कुल। और एक संदेश ये कहता है कि आजकल हम क्या कहते हैं, हम फिट तो रहे, हम अच्छे दिखें, इस रीजन से हम डाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। डाइटिंग करना कहीं हद तक सही, आप खाना कम कर दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन पूरे तरीके से खाना बंद कर देना या अनाज का सेवन ना करना, ये आपकी बात गलत हो सकती है।
तो चलो, ये तो बहुत सारी बातें हुई और हमारे बहुत सारे संदेश अभी भी आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण कई बार हम सारे संदेश शामिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल एक गीत तो सुन ही सकते हैं। चलिए। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। बात कर रहे थे सुंदर दिखने की चाह में जो डाइटिंग करते हैं उनके बारे में। तो खान पान की हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि समय पर सोएं, समय पर खाएं और समय पर करने से क्या होगा ना कि शरीर का स्टेमिना बढ़ेगा, स्फूर्ति बढ़ेगी और समय पर व्यायाम जरूर करें। बिल्कुल, सब चीज समय पर होनी चाहिए। वैसे ही समय पर कार्यक्रम का समापन भी होना चाहिए। तो बिल्कुल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें चलना होगा और इस वादे के साथ कि कल फिर दो सखियां आएंगी आपको ढेर सारी बातें बताने के लिए। तो दीजिए इजाजत दीपा माहेश्वरी और चंचल वर्मा को नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सहेली